खिलाफ और दूसरी तरफ हुकूमती टोला है। और मेरा यकीन है कि इस केस में अवाम जीत जाएंगे। हुकूमती वकला बौखलाहट के शिकार हो गए हैं, उनके दलाइल तो क्या उनके अल्फाज भी खत्म हो गए हैं। मैं आज भी कहता हूं कि मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी, नवाज शरीफ की सो कॉल्ड जमहूरियत में क्या फर्क है। मुझे जेन्युइनली खौफ था तब भी और मुझे आज भी है कि ये एक डिक्टेटर बनना चाहता है, कोई जवाब नहीं देता। और मुझे ये भी पता है कि कागज बनते जा रहे हैं, जैसे ही हम केस आगे ले जाते हैं कागज इनके बन रहे हैं। अपने इमरान खान साहब के जो 6 लोग दाएं 6 लोग बाएं खड़े हैं, उनके हवाले से तो उन्हें कोई एहसास नहीं है कि उन पे क्या इल्जामात हैं, उनकी कितनी ऑफशोर कंपनीज हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बड़ा लीडर बना फिरता है, नवाज शरीफ की बेटी से डरता है। कि मेरे दोस्त शाहिद अहमद साहब ने लुटिया ही डबो दी है। वो कह रहे हैं दस्तखत नहीं मिलते। ये तो शेख रशीद का केस है कि ये खानदान आपस में दस्तखत करता है जाली। ये सारे डीड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये कतरी खत, सब की बुनियाद जाली है। वो अवाम के वोटों पे, जमहूरी अमल पे यकीन नहीं रखते। वो किसी अंपायर पे या किसी लॉटरी पे यकीन रखते हैं। और जावेद हाशमी का जो बयानात हैं, जो रोदात वो सुनाता है, जो कहानी वो सुनाता है, उससे आपकी ज़हनी कैफियत का पता लगता है कि आप इक़्तिदार के लिए कितने डेस्परेट हो गए हुए हैं। 2012 से तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो $7 मिलियन ज़कात का पैसा किधर खा गए। ये भी दुनिया की तारीख में कोई बंदा नहीं होगा वालदा के नाम के ऊपर अस्पताल बना के और फिर ज़कात इकट्ठी करके सट्टे पे लगाएगा। मैं फिर मुस्लिम लीग नून को ये मशवरा दूंगा कि बेहतर ये है पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं, नया वजीर आजम मुंतखब जो है वो करना चाहिए। आज पार्लियामेंट का सेशन है, वहाँ पर ही ये काम कर ले, इसी सेशन में ये काम कर ले, वरना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, मसला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पैनमा केस का हंगामा तो जारी है और फैसले से पहले भी फैसले सुनाए जा रहे हैं। दोनों सियासी जमातों की बात करें, यानी दोनों फरीकैन की बात करें, जहां पर एक तरफ अवामी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है और दूसरी जानिब हुकूमत है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो दोनों की जानिब से जो बयानात का सिलसिला है वो भी अरूज पे है और आज इसकी गूंज हमें कौमी असम्बली में भी, आज जो सेशन थोड़ी देर पहले हो रहा था वहां भी सुनाई देती गई और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बॉयकॉट करना पड़ा। और मामला क्या था वो भी आपको बताएंगे और किस अंदाज में मारपीट तक गए हुकूमती अरकान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज वजीर आजम साहब के खिलाफ जब नारे लगवाना शुरू किए अपोजिशन से, तो वहां पर यह मामला जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया और हुकूमती अरकान जब उनकी जानिब गए शाह महमूद कुरैशी साहब को रोकने के लिए या मनाने के लिए, तो वहां पर शहरयार अफरीदी को किसी हुकूमती रुकन की जानिब से धक्का दिया गया और उसके बाद मामला जो है वो बढ़ता हुआ मारपीट तक गया और ये ऐवान हमें मछली बाजार बनता नजर आया। क्या वजह है कि पैनमा को लेकर, इस मामले को लेकर जो कि पाकिस्तान की आला अदालत के अंदर मौजूद है और अदालत के जो जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, वही फैसला करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा दबाव है पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के इन मुंतखब नुमाइंदों पर जो कि पार्लिमान में मौजूद हैं कि अब ये मारपीट तक पहुंच गए हैं। आज जो कार्रवाई हुई जरा उस हवाले से भी बताएं कि सबसे पहले तो नहले पे दहला ये था कि कतरी शहजादे का एक और खत आ गया। जो पहला खत था उसमें जो सवालात उठाए गए थे, अब वो कतरी शहजादा ये कहता है कि उसके जवाबात देने के लिए या मजीद वजाहत करने के लिए ये दूसरा खत जो कि 22 दिसंबर को उन्होंने लिखा है वो अदालत में पेश किया गया है। शहजादा हमद बिन जासिम ने यह कहा है कि जी मियां शरीफ मरहूम जो हैं वो उनके वालिद के बड़े करीबी दोस्त थे, बड़े अच्छे उनके मरासिम थे। और खत का मतन ये बताता है कि मियां शरीफ ने 1980 में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी की थी जो कि नकद यानी कैश की शक्ल में दी गई थी और 2005 में $80 लाख की रकम जो थी वो शरीफ खानदान को वाजिबुल अदा थी। और फिर वही कहानी जो सेटलमेंट की पहले खत में भी हमने सुनी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने दलाइल में कहती भी है कि उसके जरिए जो है वो हुसैन नवाज को ये लंदन वाले फ्लैट्स जो हैं वो दिए गए।
और साथ ही साथ अदालत ने ये भी इस्तफसार किया आज कि जो ट्रस्ट डीड है जो 2006 की है, तो मरियम साहिबा को 2012 के इंटरव्यू में जब असासे बैरून मुल्क उन्होंने कहा था कि नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, तो ये दावा क्यों किया गया था। और ये भी पूछा गया शाहिद हामिद साहब जो कि मरियम साहिबा के वकील हैं, जो दलाइल दे रहे थे उनसे कि क्या मरियम बीबी को अपने ट्रस्टी होने का भी इल्म नहीं था या इसका जिक्र उन्होंने किसी इंटरव्यू के अंदर नहीं किया। तो जो उनके इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट था वो भी अदालत के अंदर पेश किया गया। आज इसी हवाले से बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, मेजर जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MPA हैं और तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी, ये जो ऐवान में आज ये सब कुछ हुआ है, मछली बाजार आपको एक नजर आया और ये मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के जो वोट लेकर बैठे हैं, ये पनामा का इतना ज्यादा शोर या इतना ज्यादा दबाव है फरीकैन पे कि आज ऐवान के अंदर सब कुछ हुआ? देखिए सर, ये दो चीज़ों की गमाजी करता है ये जो रवैया हमें नज़र आ रहा है। एक तो ये कि हम किस तरह के लोग मुंतखब करके असम्बलियों में भेज रहे हैं, और दूसरा ये वो एक ग़ुलामाना ज़हनियत जो हमारी 32 नस्लें मुग़लों की और ईस्ट इंडिया कंपनी की ग़ुलाम रहीं 800 साल से ज़्यादा, उधर से हमने जो शख्सियात की परस्तिश और आकाओं की और बादशाहों की परस्तिश जो का एक जहन बना, वो शायद इन 60 सालों में जा नहीं सका। अगर इस केस में पाकिस्तान का मफाद और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मलूज़ खातर होती तो सबसे पहले नवाज शरीफ का मुआसबा PMLN करती और वो कहती कि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप पर और आपके ख़ानदान पर एक इल्ज़ाम लगा है तो पहले हमें जवाब दें कि क्या हम आपको अपना लीडर विद इन द पार्टी। लेकिन वो तब होता कि अगर हम जिस ज़हनियत की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये गुलामाना ज़हनियत ना होती और मुहिब्बे वतन लोग होते तो सबसे पहले वो सवाल करते। लेकिन अब उन्होंने इस दिफा को चूँकि अपने जहन पर इस कदर तारी कर लिया है कि असम्बली के बाहर हो या असम्बली के अंदर, वो इसको एक फ़र्ज समझकर इसका दिफा कर रहे हैं और कोई हकीकत तक पहुँचना नहीं चाहता। उसी वजह से कारकुनान भी नहीं, सिर्फ वज़रा, नेशनल असम्बली के वज़रा एंड पार्लियामेंटेरियन, जिनको ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस कहा जाता है, एक तरफ अपोजिशन है जो उनसे यही मुतालबा कर रही है कि आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप सिर्फ हमें बता दें कि ये जायदादें कैसे बनी और कहाँ से आईं, और ये जो पिछले 9 माह से जिस अजियत से पूरी कौम गुजर रही है, उनका मुतालबा तो जायज़ कि वो एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ये वज़रा बजाय इसके कि उस मुतालबे में शरीक हों और एक शख्स को और एक फैमिली को अकाउंटेबल होल्ड करें, ये उन पर आकर जो रवैया दिखा रहे हैं इंतहाई बात करूंगी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा से वापस आएंगे तो बाकी मेहमानों से भी जो कौमी असम्बली में आज हुआ है उस पर भी बात करेंगे और फवाद चौधरी साहब से जानेंगे, क्योंकि आज इनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत जो है वो इदारों के साथ मिलकर जाली दस्तावेजात तैयार कर रही है अपने हक में। वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो अभी एक वाकया कौमी असम्बली के अंदर पेश आया है जहां पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान की हाथापाई नजर आई है, एक दूसरे को धक्के दिए गए हैं और ये बयानात बाहर आके दिए जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं और हुकूमती अरकान ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से सब कुछ हो रहा है। पहले मैं तारुफ करवा दूं, चौधरी मंजूर साहब सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी साहब, ये आप लोगों ने किया आज। जुबैर साहब कह रहे हैं कि कभी लड़ाई नहीं होती थी, जब से तहरीक इंसाफ आई है पार्लियामान में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अपोजिशन है ही तहरीक इंसाफ, और जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बात होगी इख्तलाफ राय की या कोई आपको रियल अपोजिशन मिलेगी तो जाहिर है तहरीक इंसाफ ही की बात होगी। लेकिन लड़ाई तो पार्लियामान के अंदर बहरहाल नहीं होनी चाहिए। और मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान में जो सिविल सिस्टम का फेलियर है
ये उसकी कोर प्रॉब्लम यही है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है हमारे यहाँ। और हम देखते हैं कि जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है, जिस तरह से आप जब भी देखें कि जब भी प्राइम मिनिस्टर और जो बड़े लोग हैं हुकूमत के, जब उनके ऊपर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो फिर हम देखते हैं कि सिविल सिस्टम जो है उसके पास उसका सलूशन नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ात को लेके एक तनाज़ा है, एक इंटरनेशनल स्कैम है, PTI का या पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान के किसी चैनल 92 ने ये इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म पे नहीं लगाया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया और फ्रॉड किया है। ICIJ जो एक इंटरनेशनल इदारा है उसने ये स्कैम ब्रेक किया। उसके बाद देखें आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सफाई दी, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन हुआ और जो बड़े सिविलियन सिस्टम जो डेमोक्रेसी थी वहां पे जहां जहां जैसे था उसका रिएक्शन हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में आपने कहा नैब को तहकीकात करे, नैब ने नहीं की, FIA को कहा नहीं हुई, TORs नहीं बन सके। सो सारे जो सिविलियन इदारे हैं वो लगा के कोलैप्स कर गए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि एक बड़ी तहरीक हुई, इस्लामाबाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का केस सुनना शुरू किया। सो अब जो पार्लियामेंट में हुआ है, जो जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर बढ़ रहा है, वहां पर जिस तरीके से कागजात आ रहे हैं, आपने देखा ठीक है कानून अंधा है लेकिन इतना भी अंधा नहीं जितना मुस्लिम लीग नून ने समझ लिया। जिस तरह के कागजात वहां पे वो दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पे भी आते हैं। मैं चाहती हूँ वो कार्रवाई पे भी हम बात करें, लेकिन आज की जो हुआ है ना कौमी असेंबली में, वो उसकी ऑफशूट है। वो हुआ ये है, आप कह रहे हैं कि वहां दबाव इन पर बढ़ रहा है और वो उसका इजहार कौमी असेंबली में, इजहार कौमी असेंबली में हुआ है। चौधरी साहब आपसे फिर मैं मलिक साहब की तरफ भी जाएंगे, नून लीग का भी जवाब लेंगे। नवीद कमर साहब ने तहरीक पेश की, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जी हम तहरीक लेकर आए हैं, बोलने दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी भी फिर भुगत रही है। आपको लग रहा है कि वाकई ये वो प्रेशर है कौमी असेंबली में जिसका इजहार किया जा रहा है, जो पैनमा की वजह से हुकूमत पे आया है? देखिए, पहले तो एक पार्लियामेंट की एक तरीक़ेकार है। अगर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कोई मिनिस्टर, कोई भी जिम्मेदार बंदा झूठ बोलता है तो इसका मतलब है वो पार्लियामेंट के साथ ज्यादती कर रहा है, तो उसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक आती है, जो कि एक प्रोसीजर है, बिल्कुल नॉर्म्स हैं कि आपने। और स्पेशली अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कोई झूठी बात करेगा तो उस पे तो फौरी तौर पर आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस चीज को लेकर आज तहरीक इस्तेहकाक, यानी वो तो अदालत गए हैं और आप जो हैं इस चीज पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के अंदर हैं। पार्लियामान के नहीं, हम तो बाहर भी निकले। 19 तारीख की रैली आपने देखी, बाकी भी हमारा आगे शेड्यूल, जब बिलावल साहब वापस आते हैं 15 के बाद, तो पूरा एक शेड्यूल है जिसको हम अनाउंस करेंगे। वो एक अलग बात है, लेकिन That is not Panama specific, ना? नहीं, वो तो हमारे तीन और भी इश्यूज हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भी आपकी पार्टी की। वन इज पनामा, लेकिन उसमें है, उसमें नेचुरली हमने पनामा को अब पहले नंबर पे मुतालबे के तौर पर। अब दूसरी बात ये है कि ये नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट बिहेव करती है, अपोजिशन प्रेशर बढ़ाती है, हुकूमतें जो होती है उनके अंदर बर्दाश्त होती है, क्योंकि अल्टीमेट नुकसान जो होता है वो हुकूमतों का होता है, अपोजिशन का नहीं होता। दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि चौधरी साहब भाई हैं छोटे, अपोजिशन का मतलब ये भी नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था आज जो कुछ हुआ। जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा था, PTI के जो मेंबरान जो नए नए वहां पे गए हैं उनको भी देखना चाहिए था कि ये बड़ी बात थी, उसको होने देना चाहिए था। गवर्नमेंट तो एक्सपोज और होने देना चाहिए था। अच्छा। गवर्नमेंट इस पे नहीं जाएगी। तो वो डिबेट आप ये कह रहे हैं कि इन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इनको PTI को। वो करते अगर तो और एक्सपोज होते। और इनको चाहिए था कि ये कहते कि हमें बोलने दिया जाए, हम अपनी तरीके से। लाजमी बात है, स्पीकर ने नहीं बोलने देना था, उसने एक्सेप्ट नहीं करनी थी, तो फिर उसकी जो नॉर्म है वॉकआउट करते या बाइकआउट करके बाहर आते तो ज्यादा एक बॉयकॉट बाद में किया, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने, लेकिन बाद में किया जब ये मामला हो चुका था। ठीक है मलिक साहब, ये वाकई में दबाव की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के जो अरकान हैं कौमी असम्बली के, ये इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और जो कहा चौधरी साहब ने कि ठीक है PTI को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की तहरीक पर भी उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा? अगर अपोजिशन जिसका काम ही तनकीद करना है या शोर मचाना है, उसको भी नहीं सुना जाता? अच्छा देखिए, मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है। अभी कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है और रोज़ सुबह अदालत के अंदर इसकी डे टू डे हियरिंग हो रही है। अब रोज़ाना की कोर्ट की हियरिंग का जो प्रेशर है वो आप शाम को 7 से 11 TV स्क्रीन्स पे देखते हैं। अब इस सारे अरसे में ये पार्लियामेंट के अंदर ये पहला इजलास आया जो पनामा हियरिंग्स के बाद। 7 से 11 तो बाद में देखते हैं, पहले तो वो अदालत में जब हेयरिंग चल रही होती है उसके बाहर आपकी और PTI के अरकान भी बता देते हैं। मैं वही कहने लगा हूं आपसे। देखें कि ये 2 ट्रायल हो रहे हैं,
एक ट्रायल तो कोर्ट के अंदर हो रहा है, दूसरा मीडिया में हो रहा है। अब ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्शन आपको पार्लियामेंट के अंदर आज नज़र आई है, उसमें जो विजुअल्स मैंने देखे हैं तो उसमें मैंने तो देखा बड़ा क्लियरली कि कौन लोग थे जो इस पूरी सिचुएशन को जिन्होंने ज़्यादा ट्रिगर किया, जिन्होंने इसको वहाँ पे हाथापाई तक नौबत पहुँचाई। पार्लियामेंट की अगर सैंक्टिटी नहीं होगी तो उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पर आएगा। अगर पार्लियामेंट के आदाब से लोगों की वाकफियत नहीं होगी तो उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पर आएगा। पार्लियामेंट की सैंक्टिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे चॉइस फवाद साहब भी बात कर रहे थे, देखिए मुझे उस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर पार्लियामेंट के अंदर से ये चीज़ें बाहर निकलेंगी कि पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इज़ बेस्ड अपॉन वर्ड्स, ये जो पार्लियामेंट का जो तरीक़ाकार है ये अल्फाज की बुनियाद पर मुआशरे की तश्कील करता है। और अगर वहाँ पे मुक्कों और हाथों और घोंसों के साथ ये बात तय करनी है तो फिर पार्लियामेंट क्या होगी, एक रेसलिंग बाउट हो गया। कौन कहता है कि इंसाफ ना हो? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरे कायम हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ख़ुद कहा कि मैं इंसाफ की खातिर सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हूँ, कोई इम्यूनिटी क्लेम नहीं करूँगा, किसी जगह पर नहीं कहूँगा कि मुझे किसी मामले से किया जाए। और देखिए फ़र्क होता है, जब गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद हो रही हो वो अपोजिशन का हक़ है, लेकिन एक बेजा तनकीद और जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता, उसको बुनियाद बनाकर किसी की फैमिली को दिन रात बेजा तनकीद। और आपने कहा इंसाफ कौन नहीं चाहता कि हो, लेकिन इंसाफ अगेन इज अ रिलेटिव टर्म ना। आपके लिए जो इंसाफ होगा वो पीटीआई के लिए, ऑपोजिशन के लिए इंसाफ नहीं होगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मलिक साहब ब्रेक से वापस आएंगे। ठीक है, सूरत इंसाफ जी मुकम्मल कर लीजिए, फरमाइए। नहीं, मैंने कहा इंसाफ बाहर सूरत इंसाफ होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो पीटीआई के लिए भी उतना एक्सेप्टेबल होना चाहिए जितना नून लीग के लिए होना चाहिए, वो तमाम फ्री कैन के लिए उतना एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इस पर बड़ी इन्फॉर्म्ड बात होनी चाहिए। इस पर पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल रिटोरिक्स जो हैं वो किसी का कॉज सर्व नहीं कर रहे। ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये पैनामा का जो मामला है वो सियासत के हवाले से अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो डेफिनेटली एक बहुत अहम इशू जो है वो बन चुका है। जिस तरह मलिक साहब कहते हैं कि 7 से 11 तक जो है वो मीडिया में इस पर प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब कौमी असम्बली में आज मेंबरान ने किया या जो सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही होती है तो उसके बाहर दोनों फरीकैन जो हैं वो लफ्जी गोलाबारी भी कर रहे होते हैं। और फिर शाम में पीआईडी में भी हुकूमती अराकीन जो हैं वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी इशू पर करते हैं, हमें नज़र आते हैं। कहीं से इमरान खान साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो बहरहाल एक इंपॉर्टेंट इशू तो बन चुका है। मजीद बात करेंगे जो आज एक और कतरी ख़त पेश किया गया अदालत में, उसमें जो चीज़ें की गई और आज जो जजेस की तरफ से सवालात किए गए शाहिद हामिद साहब से, मजीद उस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पैनामा केस की हम बात कर रहे हैं और आज उसकी कार्रवाई में कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं, लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले आपको कुछ शॉर्ट सुनाते हैं। ये उस वक्त के बयानात भी हैं इसमें जब ये पैनामा केस सामने नहीं आया था, मामला अदालत में नहीं था, उस वक्त क्या बयानात दिए जाते थे और बाद में अब बौखलाहट में कह लीजिए, दबाव में कह लीजिए या अपने दिफा में कह लीजिए कि नए नए बयानात भी आ रहे हैं, नए नए कागजात भी अदालत में पेश हो रहे हैं। किसी ने कहा किराए पर रहता हूँ, किसी ने कहा हमारे हैं, किसी ने कहा हमारी जायदाद ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। फिर ज़राए भी बता दिए मियाँ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर कि जी ये हैं वो ज़राए जिनसे वो फ्लैट्स खरीदे गए। बहरहाल आपको सुनाते हैं और फिर बात करते हैं। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉन लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त
मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है, खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से आया रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं। फैमिली की शाहजेब साहब डिवीजन जो है वो बैक इन 2007 बड़ी एमिकेबली जब जद्दा में एग्जाइल में थी तब हुई और सारे फैमिली एसेट्स जो हैं वो इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। उन्होंने ये कहा कि मे फेयर फ्लैट्स तो मियां नवाज शरीफ के, मियां नवाज शरीफ ने कभी छुपाई नहीं। हम तो साल से वहाँ सरकार सियासी मीटिंग्स होती हैं। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने गई, एक से ज्यादा दफा उस घर में वो मौजूद थी। ये जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियां साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं 2 भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। एक कहता है कि मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो बाहर की क्या बात करें, बैरून मुल्क तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। दूसरे ने कहा कि हाँ जी किराए पे रहते हैं, किराया जो है वो पाकिस्तान से आता है। एक कहता है कि हाँ जी वो जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो मेरी हैं और उसकी जो ट्रस्टी हैं वो मेरी हमशीरा हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बता दिया कि जी पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं गया। आज कतरी शहजादे के ख़त में बता दिया गया कि जो 12 मिलियन दिरहम थे वो कैश की सूरत में जो है वो इन्वेस्ट किए गए, दिए गए। और फिर हुकूमती अरकान, यानी कि अगर चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी बात करें तो उन्होंने तो कह दिया कि 20 साल पहले ही ख़रीद लिए गए थे। और जो टैक्स है, जो उसका टैक्स दिया जाता है, वो भी उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड है। तो जनरल साहब फिर ये चीज़ें सामने लाना मुश्किल क्यों है जब हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है? आई थिंक पूरा जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रही हैं, पूरी कौम 20 करोड़ अवाम इसी एक जवाब के इंतज़ार में हैं कि अगर ये इतनी प्लेन चीज़ है और अगर ये प्रॉपर्टीज़ इस फैमिली की हैं तो उनको प्रूव करना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है कि एक तरफ पूरी काबीना और वो उसका दिफा कर रहे हैं, एक तरफ वो खुद डिनायल है। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा 20 साल पहले ही खरीद लिए गए थे। वही मैं कह रहा हूँ, टैक्स भी ऑन रिकॉर्ड है। फैमिली सिद्दीकुल फारूक ने कहा मैं तो जाता रहा हूँ, अपनी फैमिली के 7 अफराद हैं, 7 की स्टेटमेंट अपने आप से नहीं मिलती, एक दूसरे से नहीं मिलती। और जो मिनिस्टर साहबान हैं जो कह रहे हैं हम इनमें बैठते रहे हैं और इनमें कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं और मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, तो मुझे तो सिर्फ वो याद आ रहा है जो वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं, उन्होंने पहले कहा था कि कौन से फ्लैट्स की बात करते हैं, कहाँ हैं, दिखाएं लाएं। फिर अगले ही बयान में उन्होंने कह दिया कि 2007 में बंटवारा हुआ था जायदाद। बंटवारा हुआ तो वो जो कहते हैं ना डिजास्टर कम्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, इन सब का डिजास्टर जो है वो यही इनके वर्ड ऑफ माउथ हैं, जो हर मुंह का लफ्ज़ अलग है, प्रॉपर्टी एक है, बयानात 7 अफराद हैं, 7 बयानात मुख्तलिफ हैं और एक शख्स के 3 दफ़ा बयानात हैं जो अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट, और फैमिली के लिए भी और बहैसियत कौम एवरीवन इज बीइंग एम्बैरेस्ड इंक्लूडिंग आवर ऑगस्ट हाउस, जिसमें हम ये तमाशा देख रहे हैं और जिसके फ्लोर पर स्टेटमेंट दे के फिर उससे रिट्रैक्ट किया जा रहा है और उसी को कंट्राडिक्ट किया जा रहा है। It's a very embarrassing situation. और the earlier we come out of it, the better it is. जो दूसरी किस्त आई है ये शहजादे के खत की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें एक नई चीज तो सिर्फ यही बताई गई है कि कैश दे दिया गया था, 12 मिलियन दिरहम जो है वो नकद पकड़ा दिया। देखो इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। असल में मुझे लगता यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लॉयर्स हैं वो हातम ताई सीरीज़ 2 लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करना ज़रूरी है। 300-400 सफ़े ये हैं, 300-400 सफ़े पहले लगे हुए हैं, तो 600-700 सफ़ों की बड़ी अच्छी किताब आएगी। और हातम ताई की पहले जो कहानियों की किताबें तो देखा है बड़ी बिकी हैं। देखिए उनके वो कह रहे हैं, शहजादे ने लिखा है कि मेरे वालिद साहब से मियां शरीफ मरहूम के बड़े अच्छे मरासिम थे, तो एतबार होगा ना कि 12 मिलियन दिरहम पकड़ा दिए उन्हें। उन्होंने सुना था कि उनके वालिद साहब से अच्छे ताल्लुकात, उन्हें भी यकीन नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब को 12 मिलियन दिरहम या $8 मिलियन जो है कैश बैग में भर के, अच्छा वो पिछली दफ़ा तो उनके वकील ने कहा था कि पर्चियों पे काम होता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है अगर आप इसमें देखें तो इसमें वाकया ही एक अरबी की पर्ची लगी हुई है और उस पर्ची में कच्ची पेंसिल के साथ बाकायदा लिखा हुआ है कि 12 मिलियन दिरहम जो है वो वसूल हुए हैं। अच्छा बाय द वे उस पे जो अटेस्ट किया हुआ है वो हमारी एम्बेसी ने किया हुआ है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज अगर उसकी अटेस्टेशन, और हमारा एम्बेसडर वहाँ पे इतना फारग बैठा हुआ है उसने अटेस्ट किया वो डॉक्यूमेंट।
कतर गवर्नमेंट का दिया हुआ लेटर अपना पाकिस्तानी एम्बेसडर उसको अटैच कैसे कर सकता है? गवर्नमेंट का लेटर नहीं ना, पर्सनल है, प्राइवेट पर्सनल लेटर है। तो पर्सनल लेटर उनकी एम्बेसी यहाँ अटैच करेंगे। वो कह रहे हैं ना पाकिस्तान की कोर्ट में पेश करना है ना, तो पाकिस्तान की एम्बेसी उसको वो इशू थोड़ा और है। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि देखिए ना, ये कहानी जजेस जो है वो क्या कह रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जजेस कह रहे थे कि आप हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दें, आप हमें मियां शरीफ साहब ने जो कारोबार वहाँ पे शुरू किया उसके ज़राए बताएं कि कैसे हैं। जो मनी ट्रेल जजेस मांग रहे हैं वो भी वहाँ की वहाँ खड़ी है। इनको इनके असल में वकीलों ने मरवा दिया है। अब इनको समझ नहीं आ रही निकलना कैसे है। पॉलिटिकल नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे देंगे जब नकद रकम पकड़ाई जा रही है या जब पर्चियों पे काम हो रहा है? चौधरी साहब नहीं, देखिए दो चीजें बढ़िया हैं। एक तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह अभी और खत आएंगे। अच्छा, और खत आएंगे? मेरा जो ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, और खत भी लेकर आएंगे। क्योंकि असल बात ये नहीं है, ये तो 2006 तक खड़े। अब बाकी जो अभी स्टेटमेंट्स बताई है, सुनाई आपने, वो तो 2006 से पहले की हैं सारी की सारी। और जो सबसे पहले टिम सेबेस्टियन का जो हसन नवाज शरीफ का जो इंटरव्यू था, जिसमें सबसे पहले उसने एक्सप्लोर किया था, और फिर उससे पहले भी गार्डियन के अंदर जो इन फ्लैट्स के बारे में आया, कुलसूम बीबी का खुद का जो इंटरव्यू है, उनकी स्टेटमेंट, वो एक्चुअल इशू है कि वहां से शुरू होगा। ये तो 2006 या 2007 से खत आने शुरू हो गए हैं, शायद मैं और भी कवर करें। और जहां तक ये है कि अगर ये आज हम बात कर रहे थे चौधरी साहब से भी, कि अगर ये एविडेंस में जाता है, कोई एल कमीशन मुकर्रर होता है कि ये चीज़ देखे जाकर किसी भी जगह पे, तो फिर ये अटेस्टेशन तो नेचुरली जो उनको बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को, वो यही होगा कि जब तक कोई डॉक्यूमेंट क्या एक्सेप्टेबल है हमारी कोर्ट्स के अंदर विदाउट द अटेस्टेशन ऑफ आर एम्बेसीज, और वहां पे जो वो डिले करेंगे और या बाकी चीजें करेंगे, ये इनकी तस्दीक करने के लिए यहाँ से कमीशन जा सकता है? क्योंकि ये हुकूमत के वकील ने कहा, मतलब इनके अभी जो कमीशन भिजवा दें वहां, और वहां से तस्दीक कर लें। एक तरफ ये खत और दूसरी तरफ डिनायल मोड पे चले। नहीं देखिए, उनके खत को क्या तस्कर करना है, हमने तो देखना ही है। वो तो हर एक को पता है कि मोहम्मद बिन जासिम जो है वो सैफुर रहमान के बिजनेस पार्टनर है, नवाज शरीफ साहब के बिजनेस पार्टनर है। वो उनको LNG में उनके स्टेक्स हैं, पाकिस्तान में उनका जो LNG टर्मिनल लगा है उसमें उनके स्टेक्स हैं। वो तो जो उनको कहते जाएंगे वो लिख के भेजते जाएंगे। लेकिन मामला जो असल ये है कि आपने ये बताना है हमें कि बैंकिंग हुकूमत जो अदालत है वो कंफर्मेशन कराए क्या। कोई ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन सामने है, ना कोई रिकॉर्ड सामने, तस्दीक किसकी करनी है? हाँ, ICIJ के एक डॉक्यूमेंट को वो डिनाई कर रहे हैं जो मनरवा के मरियम बीबी के दस्तखत हैं। अब ICIJ के डॉक्यूमेंट्स को अगर मानते हैं और मनरवा के उस डॉक्यूमेंट को वो आप समझते हैं कि उसकी वेरिफिकेशन चाहिए, वो अदालत अपने रजिस्ट्रार को कहे वो जाके लंदन से चेक करे। जो BBC की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये इसकी जब से ये परचेज हुए हैं मिल्कियत तब्दील, और उन्होंने कहा कि हम स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं जरा ब्रेक से वापस आऊंगी तो मलिक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो भी गलत हैं, चाहे वो BBC हो, ICIJ के हो, या फिर जर्मन अखबार कोई भी कह रहा है कि जी जाली दस्तावेजात सामने आ गए, तो फिर मलिक साहब को आपने फंसा लिया, उन बेचारों को क्या पता इनकी ट्रांजैक्शन? मलिक साहब बताएंगे ना, बताएंगे। मलिक साहब से पूछेंगे कि जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी और भी बड़े खत आने हैं, तो और कितने खत का इंतजार करें। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मलिक साहब, सवाल आपके लिए छोड़ के गए थे जो यहाँ बहस हो रही थी कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस, इतने ज़्यादा तजादात, जो बयानात हैं, जो इंटरव्यूज़ के दौरान हैं, जो TV पर ऑन रिकॉर्ड हैं, कैसे इनको झुटलाया जाएगा और कितने मजीद खताने? चौधरी मंजूर साहब ने तो दावा किया और भी बड़े आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं देखें, जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो उनकी रेलेवेंस पे बात करूंगा जो थोड़ी पर्टिनेंट भी हैं केस के हवाले से। एक जो हुसैन नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट उनकी 2006 के, आप उसको 2006 के तनाजुर में लें। जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की स्टेटमेंट है वो ओनरशिप और ट्रस्टी के हवाले से बात कर रही हैं। क्या ट्रस्टी की डेफिनेशन में ओनरशिप वाली सूरत हाल बन सकती है कि नहीं बन सकती? ट्रस्टी क्लियरली डिफाइंड है, और आपके पास जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, स्पेशली दोनों चौधरी साहबान,
ये दोनों लीगल बैकग्राउंड रखते हैं और इनको पता है कि वो नहीं रखती। बट आज अदालत ने सवाल किया कि वो जो उनके इंटरव्यू थे मरियम बीबी के, क्या उस वक्त उन्हें अपने ट्रस्टी होने का इल्म नहीं था? नहीं, दैट इज क्वेश्चन ऑफ पब्लिक मोरालिटी। वो आप उसको, इस केस के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इस केस के हकाइक क्या हैं, ये ट्रांजैक्शंस कैसे थी और इन पे एविडेंस क्या आता है। और एक क्वेश्चन है पब्लिक मोरालिटी का कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट है वो उन्होंने मीडिया के साथ दी, या हुसैन नवाज साहब ने किसी टीवी इंटरव्यू में दी, या हसन ने फॉर दैट मैटर दी, तो वो उनकी अलग-अलग सूरत हाल है। उन दोनों को एक केस के साथ देखें, सुप्रीम कोर्ट या तो एक्ट करेगी एज अ कोर्ट ऑफ लॉ और या सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगी एज अ कोर्ट ऑफ इक्विटी। देख लें अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख लें, जब बात एक ही चीज की हो रही है और एक ही मामले पर अलग-अलग बयान आते हैं। आपसे वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये केस की जो डिटेल्स हैं उसमें ये दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि क्या कोई, अब मैं तो पहले ये कहूँगा कि वेदर दे आर गिल्टी या दे आर विक्टिम ऑफ द प्रोपेगेंडा, ये बात भी तय हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो फैसला बाहर सूरत काबिल कबूल होगा। और स्टेटमेंट्स को आपने जब देखना है तो स्टेटमेंट्स को, और स्पेसिफिकली मैं जो ये 4 स्टेटमेंट्स जो उनकी फैमिली से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, इन पे चारों स्टेटमेंट्स को अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बाहर बात नहीं इन पे करनी, उनके साथ ज्यादती होगी कि जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बाहर हम बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट क्लियरली इस बात को डिपेक्ट करती है कि वो ओनरशिप और ट्रस्टी को एक्सप्लेन कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर मेरी ओनरशिप कोई नहीं और अगर वो ट्रस्टी की कंडीशन में वहाँ पे आती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने एक पब्लिक लाई किया है तो उसकी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या फैसला है। अभी जो एलिगेशंस हैं उनको और हर चीज सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है, फाजिल जजेस ही फैसला देंगे और आप सही कह रहे हैं कि वो सबको फिर काबिल कबूल भी होगा। बिल्कुल होगा। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में, सादिया देखें बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में दोनों फ्री कैन मौजूद हैं जो इतराज लगा रहे हैं और जो इल्जाम लाए हैं और दोनों अपने अपने हक में अपने दलाइल भी दे रहे हैं और अपना रिकॉर्ड भी पेश कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रेशोल्ड से जब ये चीज़ें गुजरेंगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या ये फैसला कर देती है कि ये इसी स्टेज पे इसको डिसाइड कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट इसको किसी कमीशन की तरफ भेज देती है, या सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसाइड करती है कि कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए और उसको वो मजीद प्रोबिन करना चाहती है, तो फिर वो कॉर्पोरेट वेल्स कैसे लिफ्ट होंगे। जो पनामा के लॉज हैं वो तो शायद आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अगर ये चीजें होनी तो जिस कमीशन का इन्होंने जिक्र किया है तो वो तो फिर अभी तक हो जाती है, स्टेज तक आता नहीं मामला। मेरा ख्याल है मामला बड़ा आगे चला गया है, रोज हियरिंग हो गई है, सब मवाद जजेस के सामने आ गया है। मुझे लगता है जजेस कंक्लूड ही करेंगे अब इसको, इसकी कमीशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा इसमें अब कोई बात रह नहीं गई जिसको आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज वो जो कतरी का दूसरा खत भी आया, आपने कहा कि इदारों के साथ बैठ के जाली दस्तावेजात बना रही है, कौन से इदारों के साथ हुकूमत? देखिए सबसे पहले तो अगर आप इनकी कंसाइज स्टेटमेंट देखें, पहले तो सबसे पहले देखें कि कतरी के खत की तारीख है 5 नवंबर। 7 नवंबर को मरियम बीबी का हसन और हुसैन का पहला स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा होता है। 2 दिन बाद उस कंसाइज स्टेटमेंट में कतरी खत का कोई जिक्र ही नहीं है। 15 तारीख को कतरी खत आ जाता है, पहली बात ये देखें। फिर कंसाइज स्टेटमेंट में जिक्र है कि हुसैन नवाज साहब का NTM नंबर कभी है ही नहीं क्योंकि वो मुल्क से बाहर रहते हैं। अब बाद में जब गिफ्ट्स का मामला आया तो चूंकि गिफ्ट्स में यह है कि अगर अब NTM नंबर आपका नहीं है तो फिर आपकी वो आमदनी कंसिडर होती है और उसके ऊपर टैक्स लगता है, क्योंकि वो टैक्स पेमेंट नहीं है। अब ऑरल आर्ग्यूमेंट्स में वो कह रहे हैं कि नहीं वो गलती हो गई, हुसैन नवाज का NTN नंबर मौजूद है। इसी तरह से मरियम नवाज बीबी की जो ज़मीन है उसकी कंसाइज स्टेटमेंट में मामला और है, इधर आकर के मामला जो है और हो जाते हैं। जो आर्गुमेंट्स आगे चलते हैं उसके मुताबिक आर्गुमेंट बन जाता है और वो बन जाता है। हर चीज को अलग अलग देखें, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा जरूरी है। अच्छा जनरल साहब, आज तहरीक इंसाफ ने, ठीक है सर आप कह रहे मान लिया, मैं मानने की बात नहीं है ये चलिए सर मैं अदालत बताएगी, मैं तो आपकी जो बात है मैं जनरल साहब से उस पर राय चाह रही थी और जो बात हो रही थी कि एक अदालत बाहर लग रही होती है, फिर उन्होंने कहा मीडिया में भी 7 से 11 शुरू हो जाता है। अब तहरीक इंसाफ ने एक और मुतालबा किया है कि जो पनामा केस की जो समाअत होती है ना, इसको बराह रास्त दिखाया जाए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो ये कहा, आपने कहा बराह रास्त दिखाने का एक फ़ायदा ये होगा कि कम अज़ कम ये जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इमीडिएटली अदालत के हाथे में ही होती हैं, कम से कम इनसे कौम आज़ाद हो जाएगी और वो डायरेक्ट सुन लेंगे कि जजेस साहबान ने क्या, और उन इंटरप्रिटेशन पर हर आदमी की अपनी होगी कि उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी सजेशन है
ओपन ट्रायल है, देखिए कौन को भी क्लिंटन पता का ट्रायल जो है वो ठीक है। टीवी पे लाइव आया था, ओजे सैमसन का ट्रायल लाइव आया था। लाइव आया। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, चौधरी साहब का, फवाद चौधरी साहब का और मलिक साहब का भी लाहौर में हमें उन्होंने ज्वाइन किया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।